प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत हम आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों का अर्थ और परिभाषाएं समझी थी। देखा था कि कुछ अर्थशास्त्री इन दोनों में भेद करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर विभिन्न परिभाषाओं से परिलक्षित होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि के विभिन्न लक्षण, जो परिभाषाओं से आर्थिक वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। पहले हम उनका अध्ययन करेंगे, फिर आर्थिक विकास के लक्षण जो परिलक्षित होते हैं परिभाषाओं से उनका अध्ययन करेंगे और फिर हम इन दोनों की तुलना करेंगे। आर्थिक वृद्धि के मुख्य लक्षण निम्न बिंदुओं द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला लक्षण क्या है? आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। दो चीज़ें ली गई हैं इसके अंदर, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों ही बढ़ती हुई होती हैं आर्थिक वृद्धि में। दूसरा, आर्थिक वृद्धि क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर होती है। तीसरा, इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है। तो इसमें एक तो वृद्धि है, बढ़ती हुई है, स्थिरता है दीर्घकाल में, और वृद्धि जो है वो क्रमिक है, क्रम से है, और विभिन्न आयामों में विस्तार इसके अंतर्गत होता है। अगला है, प्रायः इसे विकसित देश की समस्याओं से संबंधित किया जाता है। दो प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। आर्थिक वृद्धि को विकसित देशों की समस्याओं से संबद्ध किया जाता है। अगला है, आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक दो तरीके की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इसमें सिर्फ मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय की मात्रा, प्रति व्यक्ति आय की मात्रा। अगला है, आर्थिक वृद्धि से आशय दी हुई संस्थागत दशाओं में आर्थिक प्राचलों के मूल्य में होने वाला परिवर्तन है। इसमें विशेषता क्या है? दी हुई संस्थागत दशाएं, अर्थात जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रणालियां हैं, जैसे बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग से रिलेटेड संस्थाएं कार्य करती हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों से संबंधित, आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जो संस्थाएं कार्य करती हैं, कोई नई संस्थाओं का निर्माण होना या पुरानी का नवीनीकरण होना, उनमें परिवर्तन होना, उनमें विकास होना, इम्प्रूवमेंट होना, ये सब आर्थिक वृद्धि के अंदर नहीं देखा जाता है और संस्थागत दशाओं को दी हुई मानकर चला जाता है। और इस स्थिति में आर्थिक प्राचलों के मूल्यों में होने वाला परिवर्तन देखा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये आर्थिक प्राचल हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर क्या परिवर्तन होता है, इसको इसमें देखा जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास के लक्षण। अभी हमने क्या देखे थे? आर्थिक वृद्धि के लक्षण, और अब हम देखते हैं आर्थिक विकास के लक्षण। आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण जो इसकी
जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उनसे परिलक्षित होते हैं वो है, पहला, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमने देखा था आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है और ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये चीज़ हमने आर्थिक वृद्धि में भी देखी थी। तीसरा, आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर एवं दीर्घकाल तक चलती रहती है, जबकि आर्थिक वृद्धि दीर्घकाल में स्थिर रहती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश के संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। तो ये चीज़ आर्थिक विकास में एक प्रमुख लक्षण दिखाई देता है। आर्थिक वृद्धि में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसमें संसाधनों का, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या जनसंख्या के रूप में मानवीय संसाधन हो, उन सभी का समुचित रूप से विदोहन होता है। पूंजीगत संसाधनों का, ऊर्जा का, सभी का समुचित रूप से विदोहन होता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया में। अगला है, आर्थिक विकास से जनसाधारण के जीवन स्तर एवं कल्याण में अभिवृद्धि होती है। जैसे राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हो रही है वह जीवन स्तर बढ़ा रही है या लोगों का कल्याण कर रही है या नहीं कर रही है, वे सही तरीके से उपभोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन स्तर एवं आर्थिक कल्याण के बारे में बताती हैं। आर्थिक विकास का जब अध्ययन किया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि आर्थिक वृद्धि के कारण लोगों के जीवन स्तर तथा कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। ये हमने दोनों के लक्षण देखे, आर्थिक वृद्धि के लक्षण और आर्थिक विकास के लक्षण। अब हम आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर के विभिन्न बिंदु देखते हैं। पहले हम प्रोफेसर शुम्पीटर, जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में भेद किया है, उनके विचार देखते हैं। उनके विचार मिलते हैं 1911 में उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक के अंदर, जो है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसमें आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर करते हुए प्रोफेसर शुम्पीटर लिखते हैं कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है, अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है, जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है। जबकि इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है, जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। जो जनता है वह बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और वो बचत भी कर रही है। इसकी वजह से उत्पादन अधिक हो रहा है, उसको वो मान के चलते हैं। ये जो सामान्य वृद्धि हो रही है, सामान्य रूप से इस कारण से वृद्धि हो रही है, वह आर्थिक वृद्धि कहलाती है। दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं श्रीमती उर्सुला हिक्स। इन्होंने भी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास के बीच में अंतर किया है। उनका कथन क्या है? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है, जहां उत्पादन के साधन पहले से ही ज्ञात तथा विकसित हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों को समुचित रूप से पहले से ही प्रयोग में ला पा रहे हैं और उस स्थिति में उनके संस्थागत विकास पहले से ही हो चुका है। इसके विपरीत आर्थिक विकास शब्द का संबंध
अल्प विकसित देशों से है, जहाँ शोषित व अर्धशोषित साधनों के पूर्ण उपयोग एवं विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। तो विकास किस चीज़ का है वास्तव में? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार साधनों का। कुछ साधन जो हैं उनको पूरी तरह से काम में नहीं लिया जा सकता, उनका विकास अभी किया जा सकता है, उनका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और वो किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं विद्यमान होती हैं। ये जो हमने विवरण देखा, इसके आधार पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में जो अंतर हैं उनको विभिन्न बिंदुओं के रूप में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। पहला बिंदु, आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित है। जो चीज़ हमने नोट की पहली वो क्या की कि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित है और आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित है या विकासशील देशों से संबंधित है। दूसरी विशेषता जो इनमें अंतर करती है, दूसरा बिंदु इनके बीच के अंतर का है, वो है आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। जैसा हमने देखा था, नियमित घटना है कि जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या की बचतें बढ़ती हैं और उससे विनियोग बढ़ता है और उससे आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। ये आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। और आर्थिक विकास में उत्पादन के साधनों को कार्य में लेने के लिए जो सृजनात्मक या नए कार्य किए जाते हैं, नया सृजन किया जाता है, उन शक्तियों को काम में लिया जाता है। नई संस्थाएं सृजित की जाती हैं, साधनों का विकास किया जाता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन। आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। तो आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि शामिल है और वह उससे कुछ अधिक है। आर्थिक अधिक उत्पादन जो हो रहा है वो तो आर्थिक वृद्धि है और उसके अलावा जो चीज़ें इसमें शामिल हैं, उसके अतिरिक्त जो चीज़ें शामिल हैं वो है नवीन तकनीक। ये भी एक सृजनात्मक शक्ति है, नई तकनीक का जो इजाद किया जाना है। संस्थागत सुधार, ये भी एक सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। चौथा बिंदु, आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। ये हमने देखा पिछले बिंदुओं में, यह आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक होती है, क्रमिक होती है और स्थिर गति से होती है। और आर्थिक विकास प्रेरित एवं सतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। पांचों बिंदु हम क्या निकाल सकते हैं? जो हमने विभिन्न विशेषताएं या लक्षण पढ़े उनसे आर्थिक वृद्धि संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है। आर्थिक विकास हेतु संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक है। अर्थात आर्थिक वृद्धि आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत स्वतः ही होती रहती है। कुछ परिवर्तन लगातार क्रम से होते रहते हैं और उसके कारण आर्थिक वृद्धि होती है। आर्थिक विकास यदि चेष्टा न की जाए, प्रयास न किए जाए, कुछ सृजन न किया जाए, कुछ परिवर्तन न किया जाए संरचना के अंदर, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंदर परिवर्तन न किए जाए। जैसे एक संरचना का हिस्सा हो सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है, द्वितीय क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है और तृतीय क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है, या जिसे हम तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। इनके योगदान में अंतर आता जाता है।
जब अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने की तरफ अग्रसर होती हैं, तो उनमें सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है और द्वितीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तथा प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र या इंडस्ट्री को डेवलप होने में, उद्योगों के विकास में जो आधारभूत संरचनाएं हैं, बैंकिंग इत्यादि की सेवाएं हैं, वे आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार के जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिनसे इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान या जीडीपी में योगदान में अंतर आता है, वे सब संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होते हैं और आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। और छठा है, आर्थिक वृद्धि स्थैतिक संतुलन से संबंधित है, आर्थिक विकास प्रावैगिक संतुलन से संबंधित है। दो प्रकार की आर्थिक विश्लेषण की विधियां होती हैं, स्थैतिक और प्रावैगिक। हालांकि इसके बीच की भी होती है तुलनात्मक स्थैतिक, परंतु यदि हम इन दो को देखें, दो एक्सट्रीम्स को देखें, स्थैतिक संतुलन और प्रावैगिक संतुलन, स्थैतिक संतुलन स्थिर स्थिति से संबंधित होता है और वो आर्थिक वृद्धि का द्योतक होता है, जबकि प्रावैगिक संतुलन के अंदर समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तन की दरों में परिवर्तन होता है और यह आर्थिक विकास का द्योतक होता है। तो इस प्रकार हम 6 बिंदुओं के अंदर इनके बीच के अंतर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका विवरण दे सकते हैं। इसी के साथ हम आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास के अंतर से संबंधित इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।